बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th केमिस्ट्री का जो अगर टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दिट्स वेरी इजी है। आपको याद होगा कि मैंने आपसे बातें जो डिस्कस की थी वो था जब वो रिवर्सिबल रिएक्शंस, ये समझाया था आपको। इरिवर्सिबल रिएक्शंस की बात की थी, डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात की थी। ये एग्जांपल सारी आपको मैंने समझा दी थी, ये समझा दिया था। फिर आपसे मैंने ये कहा था कि आपने जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम के ये दो पॉइंट्स, स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है और डायनामिक क्या होता है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है, ग्राफ अंडरस्टैंड करना है। ये एग्जांपल आपको मैंने करवा दी थी। इसके बाद आपसे मैंने ये कहा था कि ये फॉरवर्ड एक्शन और रिवर्स एक्शन के डिफरेंसेस जो है ना, ये आपने लर्न करने हैं। और इसके बाद जो है वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये आपने प्रॉपर्टीज लर्न करनी, ये आपको मैं यहाँ तक समझा दिया था। अब मैं आगे चलता हूँ और मैं लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करता हूँ। ये बहुत आसान सा है कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो क्या होता है, और दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। देखिए, जो आपका लॉ ऑफ मास एक्शन है, इसको अगर हम देखें तो दिस इज वेरी इजी है। मैं आपको एक रिएक्शन देता हूँ जी, ए प्लस बी, ये रिएक्ट करते हो सी प्लस डी बनाते। आपको पता है कि सर ये रिएक्टेंट्स हैं और ये आपके पास क्या हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, या प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। वो रिएक्शन जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में लेकर जाता है, आप इसको बोलते हैं सर ये फॉरवर्ड एक्शन है। और वो रिएक्शन जो प्रोडक्ट को दोबारा रिएक्टेंट में लेके आता है, उसको आप बोलते हैं सर ये रिवर्स एक्शन। अब ये आपका फॉरवर्ड एक्शन और ये आपका कौन सा रिवर्स एक्शन। मैं आपसे एक सिंपल सी बात करता हूँ जी, दैट मैं लेता हूँ HCl, इसको ट्रीट करता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये बनाता है सोडियम क्लोराइड और साथ क्या बनता है वाटर। मैं अगर इसका 2 ग्राम लूँ और इसका भी 2 ग्राम लूँ, अब मैंने इनको मिक्स नहीं किया, अभी ये दोनों ज़्यादा ज़्यादा पड़े हुए। फिर मैं इसकी अमाउंट 4 ग्राम लेता हूँ और इसकी अमाउंट भी 4 ग्राम लेता हूँ। तो मैंने आपसे ये पूछना है कि बेटे जब इसको मैं 2 ग्राम को रिएक्ट कराऊंगा या मैं 4 ग्राम को रिएक्ट कराऊंगा, तो कौन सा रिएक्शन तेज करेंगे फॉरवर्ड। तो आप बोलेंगे सर जब 4 ग्राम लेंगे तो ये इनका रिएक्शन फास्ट होगा। क्यों फास्ट होगा? क्योंकि जो रिएक्ट करने वाली अमाउंट है वो बढ़ गई है। जब रिएक्ट करने वाली अमाउंट बढ़ जाती है तो डेफिनेटली इनका रिएक्शन जो है वो तेज हो जाएगा। अब वो जो लॉ ऑफ मास एक्शन वो क्या कह रहा है, वो कहता है द रेट एट विच एनी सब्सटेंस रिएक्ट, जिस रेट से इसने रिएक्ट करना है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसकी मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर। इसको मैं मोलर कंसंट्रेशन का नाम दूंगा, या इसको बोलेंगे एक्टिव मैसेस, एक्टिव मैसेस और मोलर कंसंट्रेशन। देखो मोलर कंसंट्रेशन में थोड़ा सा आपको मैं समझाना चाह रहा हूं, जो आपने 9th में पढ़ा था। दैट मैं ऐसा करता हूं कि मैं पानी लेता हूं जी, इसके अंदर मैं एक कंपाउंड डालता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का मास 23, ऑक्सीजन का 16 प्लस 1, और दिस इज इक्वल टू 40 ग्राम। और आप बोलते हैं सर 40 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। जब आपने 40 ग्राम को 1 लीटर में डिजोल्व किया, जो सोल्यूशन आपका 1 लीटर बन जाएगा, तो आप इसको बोलेंगे सर 1 मोल को मैंने डिजोल्व किया पानी में और 1 लीटर मेरा सोल्यूशन बन गया 1 डेसीमीटर क्यूब, तो इस सोल्यूशन को आप बोलेंगे 1 मोलर, कि ये 1 मोलर सोल्यूशन। दिस इज कॉल्ड 1 मोलर सोल्यूशन। इन इसकी मोलरिटी क्या है, 1 मोल। अगर आप इसके 40 ग्राम डालेंगे तो आप बोलेंगे, सॉरी इसके 80 ग्राम डालेंगे तो आप बोलेंगे 2 मोलर सोल्यूशन। तो बेसिकली 1 लीटर में जब 40 ग्राम कंपाउंड डिजोल्व था तो ये लेस रिएक्टिव सोल्यूशन था, इसकी मोलर कंसंट्रेशन 1 थी और ये लेस रिएक्टिव था। जब इसके अंदर मैंने इसी 1 लीटर में 80 ग्राम डिजोल्व करके 80 ग्राम का मैंने 1 लीटर सोल्यूशन बना दिया, तो ये सोल्यूशन मेरा जो है वो 2 मोलर हो गया। तो मैंने ये कहूंगा कि सर अगर किसी सब्सटेंस की मोलर कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है या उसका एक्टिव मास बढ़ता जाता है तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। अब मैं आपको एग्जांपल यहाँ सादा सी दी, मैंने ये कह दिया कि यार अगर ये शेल 2 ग्राम लिया, इसका भी 2 ग्राम ले लिया, फिर मैंने 4 ग्राम कर लिया, तो इसका मतलब ये कि इनकी रिएक्टिविटी बढ़ गई। वो मैं कहता वो कहता है रेट एट विच एनी सब्सटेंस रिएक्ट, जिस रेट से इसने रिएक्ट करना है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर कंसंट्रेशन।
and the rate of fraction is directly proportional to the molar concentrations of the substances। कि अगर इनकी मैं मोलर कंसेंट्रेशन बढ़ा दूंगा दोनों की, इसकी भी और इसकी भी, तो जब इनकी मोलर कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट बढ़ेगा इसका, तो कहते हैं हमारा रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। तो सादा सी बात है, अगर मैं 4 ग्राम लिया, फिर इसका मैंने 8 ग्राम ले लूंगा या 10 ग्राम ले लूंगा, तो जैसे इनकी मैं मोलर कंसेंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो मोलर कंसेंट्रेशन बढ़ने से डेफिनेटली इनकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी। तो हमें सिंपल सा लॉ ऑफ मास एक्शन वो कहते हैं रेट at which any substance reacts is directly proportional to its molar concentration. Rate at which any substance reacts is directly proportional to its molar concentration, and the rate of reaction is directly proportional to the molar concentrations of their, and the rate of reaction is directly proportional to the प्रोडक्ट ऑफ देयर मोलर कंसेंट्रेशन। अगर इन दोनों की जो कंसेंट्रेशन है इनका प्रोडक्ट बढ़ेगा यानी इनकी कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। अब इसको मैं समझाता हूं आपको दूसरे फॉर्म में। अगेन आपका ये ए रिएक्टेंट और ये बी से मिलता है और ये क्या बनता है, सी और ये डी। ये आपका फॉरवर्ड एक्शन और ये आपका रिवर्स एक्शन। हमें ये कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। यानी अगर इनकी ये ब्रैकेट्स का मीनिंग है मोलर कंसेंट्रेशन, यानी ब्रैकेट्स का मीनिंग क्या है, मोलर कंसेंट्रेशन। कहते हैं अगर इन दोनों की मोलर कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो फॉरवर्ड एक्शन तेज हो जाएगा, ठीक है जी। और अगर इनकी मोलर कंसेंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो रिवर्स एक्शन तेज हो जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ रिवर्स एक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसेंट्रेशन सी, और ये क्या आ जाएगा आपका डी। रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन मैंने प्रोपोर्शन साइन खत्म करके लगा दिया की एफ। की एफ स्टैंड फॉर रेट कांस्टेंट फॉर अ फॉरवर्ड एक्शन। ये आ जाएगा ए और ये आ जाएगा बी। रेट ऑफ रिवर्स एक्शन प्रोपोर्शन साइन खत्म किया और लगा दिया के आर। के आर स्टैंड फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स एक्शन, और ये आ जाएगा सी और ये आ जाएगा आपका डी। ब्रैकेट्स का मीनिंग है मोलर कंसेंट्रेशन। जब आपका इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करते हैं तो आपको पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन रेट ऑफ रिवर्स एक्शन के बराबर होते हैं। अब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, इसकी वैल्यू कौन सी, ये वाली आ जाएगी, और इसकी वैल्यू कौन सी, ये वाली आ जाएगी। ये आ जाएगा के एफ, ये आ जाएगा ए और ये आ जाएगा बी, और ये आ जाएगा के आर, ये आ जाएगा सी और ये आ जाएगा आपका डी। फिर आ जाएगा के एफ ओवर के आर, ये के आर नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा सी और ये आ जाएगा आपका डी, ये आ जाएगा ए और ये आ जाएगा आपका डी। के एफ और के आर की जगह मैं एक और कांस्टेंट पुट करता हूँ विच इज कॉल्ड के सी। के सी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये आ जाएगा आपका सी और ये आ जाएगा आपका डी और ये आ जाएगा आपका ए और ये आ जाएगा बी। तो के सी की वैल्यू बेसिकली यहाँ से हम नोट कर लेंगे। तो ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ये यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा जो है वो इसमें आपने लर्न क्या करना है, ये जो है वो डेफिनेशन आपने लर्न करनी है, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि जो ब्रैकेट्स हैं वो मोलर कंसेंट्रेशन को शो करती हैं, और इस पर ये हमने इसको लिखना शुरू कर देना है और इसको यहाँ तक लेके आना है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका।